सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। और आज से हमारे जो दिन बचे हैं वो मात्र 7 दिन बचे हैं एग्ज़ाम होने में। तो दोस्तों, इन 7 दिनों के अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ सकते हैं और हम इस पर कितनी आपको हेल्प दे सकते हैं, वो इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। बने रहिएगा एंड तक। और आज की जो हमारी ये क्लास होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, गुड्स थ्योरी। गुड्स थ्योरी से सारे आपके जो भी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, सब आपके कवर होने वाले हैं। तो इसलिए ये क्लास आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और रामबाण क्लास कह सकते हैं इसको, ये मैराथन मैराथन मान के चलिए आप। कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास होने वाली है। बने रहिएगा लास्ट तक, सारे आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे बुक गुड्स से संबंधित। अग्रेशन नोट हो, रेलवे रिसिप्ट हो, साइडिंग हो, स्लाइडिंग हो, सब पीटीओ वीटीओ सब कवर हो जाएंगे आपके। तो स्टार्ट करें हम यहाँ से। पहला हमारा टॉपिक रहेगा परिभाषाएं। परिभाषाएं में फिर उसके बाद माल की बुकिंग। इस तरह से हमारे इसमें जितने भी चैप्टर हैं उसको कवर करते चले जाएंगे हम आगे। तो बढ़ते हैं पहले हम पहले चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर हमारा परिभाषाएं, मोटा मोटा जल्दी समझ लेते हैं एकदम। रेल यातायात पहला जो हमारा पॉइंट है, रेल यातायात। जो यातायात रेलगाड़ियों द्वारा, रेल यातायात का मतलब है जो यातायात रेलगाड़ियों द्वारा वहन किया जाता है, रेलगाड़ियों द्वारा वहन किया जाता है, उसे हम रेल यातायात कहते हैं। रेल यातायात दो प्रकार का होता है, गुड्स और पार्सल। गुड्स और पार्सल। पार्सल तुमने देखा होगा कि पार्सल के लिए क्या है, आपका जो पैसेंजर ट्रेनें होती हैं, चाहे राजधानी हो, सुपर फास्ट हो, या जितने प्रकार के जिसमें पैसेंजर जाते हैं, उन्हीं के पास में एक एसएलआर लगा होता है। तो उसी में हम क्या करते हैं, पार्सल बुक करके भेज देते हैं। मगर गुड्स के लिए, जो माल के लिए, एक अलग ट्रेन होती है जिसे हम मालगाड़ी कहते हैं। तो दो प्रकार के हमारे रेल यातायात हो गए, एक तो मालगाड़ी और एक पैसेंजर ट्रेन। माल यातायात, जो यातायात मालगाड़ियों द्वारा वहन किया जाता है उसे माल यातायात कहते हैं। माल यातायात को वैगन भार और गाड़ी भार में स्वीकार किया जाता है। कोचिंग यातायात, जो यातायात कोचिंग गाड़ियों द्वारा वहन किया जाता है उसे कोचिंग यातायात कहते हैं। कोचिंग गाड़ियों में साधारण गाड़ी, मेल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, शताब्दी सब इसमें जाती हैं, और पार्सल गाड़ियाँ में जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ से। मगर जो कोचिंग यातायात की दर होती है वो माल यातायात से ज़्यादा होती है, ये बात ध्यान रखने योग्य पॉइंट है हमारा। अगला है रेल यातायात को लेखा करने दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया गया। रेल यातायात को निम्नलिखित प्रकार में विभाजित किया गया। स्थानीय यातायात, जो यातायात किसी एक क्षेत्र रेलवे, मान के चलो एनईआर से कोई गाड़ी चलती है, एनईआर के किसी स्टेशन से, और एनईआर के किसी स्टेशन पर जाके समाप्त हो जाती है, यानी कि वो अपना माल दे देती है, तो वो हो जाएगा हमारा स्थानीय यातायात, लोकल। इसे एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब है इतर यातायात। इतर यातायात का मतलब कोई गाड़ी एनईआर से चलती है और एनआर के किसी स्टेशन, जैसे मुरादाबाद मान लीजिए, तो यहाँ पर हमारा जो है माल दे देती है, यानी एंडिंग पॉइंट हो जाता है एनआर पे, तो ये हमारा हो जाएगा इतर यातायात। इतर यातायात इसे हम पी से डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है, यही लिखा है, यही मैंने आपको समझा दिया गया है मोटा मोटा। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पारगामी यातायात, जो यातायात उस क्षेत्र रेलवे से शुरू भी नहीं होता। तो दोस्तों, एक एनईआर है आपका और एक एनआर है, आप ऐसा समझ लीजिए। आपको उदाहरण दे के समझाता हूँ। जो यातायात, यानी कहने का मतलब है एनईआर से शुरू भी नहीं होता, एनईआर से शुरू भी नहीं होता, और अंत भी एनईआर पे नहीं होता। कहने का मतलब नो स्टार्ट और नो स्टॉप की पॉलिसी वाला जो है ये पारगामी यातायात होता है। मतलब कहने का मतलब एनईआर से ना स्टार्ट हुआ ना एनईआर में समाप्त हुआ, किसी और से स्टार्ट हुआ और किसी और में जाकर समाप्त हुआ, तो वही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? वो कहलाता है पारगामी यातायात। पारगामी यातायात कहलाता है। अगली बात करें, अब जो रेल यातायात निम्नलिखित स्थानों पर स्वीकार किया जाता है। कहाँ कहाँ रेल यातायात को हम स्वीकार करते हैं? स्टेशन पर स्वीकार करते हैं। स्टेशन पर
यह कार्यालय रेलवे लाइन के बगल में स्थित होता है। यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं और विभिन्न प्रकार के यातायात का हस्तांतरण किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है यातायात का, माल यातायात का। शहरी बुकिंग कार्यालय, शहरों में बुकिंग कार्यालय मिलेंगे आपको पार्सल की बुकिंग कराने के लिए, माल की बुकिंग कराने के लिए। शहरी बुकिंग एजेंसी, एजेंसी मिलेंगे आपको कर्मचारी। यहाँ पर जो है ये जो, अब थोड़ा सा एक बार बता देते हैं, यहाँ पे जो आप वो होगा बुकिंग के लिए आदमी, वो सरकारी होगा, गवर्नमेंट होगा। यहाँ पर भी जो है रेल ही कर्मचारी होगा शहरी बुकिंग एजेंसी पे, मगर शहरी वो शहरी बुकिंग कार्यालय पे। मगर शहरी बुकिंग एजेंसी जो होगी वहाँ पर ठेकेदार द्वारा प्राइवेट आदमी रखा जाएगा बुकिंग के लिए। बाहरी एजेंसी, बाहरी एजेंसी जिस औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे लाइन नहीं है उस औद्योगिक क्षेत्र तक लाइन नहीं बनाई जा सकती। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर कोई स्टेशन पड़ता है और वहाँ ऐसी कंडीशन है कि उस जो है इंडस्ट्री तक हम साइडिंग नहीं बिछा सकते, तो वहाँ पर बाहरी एजेंसी खोल देते हैं, जिससे कि माल की हम क्या कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, माल की लेन देन कार्य कर सकते हैं। इस यहाँ पर भी जो होता है वो रेलवे का कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं होता, बल्कि ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। अब जो बाहरी एजेंसी पे जो हम माल बुक करने जाएंगे तो भाड़े के अलावा बाहर एजेंसी प्रभार यानी चार्ज और ले जाएगा। इस एजेंसी का चार्ज आपसे लिया जाएगा, एजेंसी का चार्ज, बाहरी एजेंसी का चार्ज भी आपसे लिया जाएगा। बात करते हैं साइडिंग की। तो साइडिंग जो शाखा लाइन मुख्य रेल लाइन से किसी औद्योगिक क्षेत्र तक बढ़ाई जाती है। मान के चलो ये आपका क्या है, एक स्टेशन है, पी स्टेशन मान लीजिए। यहाँ से एक इंडस्ट्री तक आई तक एक लाइन बिछाई जाती है और ये एक मेन लाइन आ रही है इस स्टेशन को इधर से, और ये एक लाइन यहाँ से इतनी बिछा दी गई है। ये क्या होती है, हमारी साइडिंग होती है। इसके लिए कहाँ तक के लिए, इंडस्ट्री तक के लिए। उद्देश्य क्या होता है इसका, उद्देश्य होता है गोदाम से गोदाम सेवा प्रदान करना, सड़क परिवहन का मुकाबला करना। ये इसके दो उद्देश्य हो जाएंगे। साइडिंग के प्रकार, साइडिंग के प्रकार में आ जाएगा मिलिट्री साइडिंग, निजी साइडिंग। मिलिट्री साइडिंग का मतलब है मिलिट्री के सामान के लिए बनाई गई साइडिंग। जो भी मिलिट्री के सामान के लिए जो साइडिंग बनाई जाती है उसमें रेल विभाग द्वारा बनाई जाती है, मगर उसका खर्चा जो है रेल मिलिट्री से लेती है, ठीक है। और केवल इसका उद्देश्य मिलिट्री यातायात बुक करने के लिए होता है, मिलिट्री यातायात बुक करने के लिए होता है। मिलिट्री साइडिंग पर नियुक्त रेलवे कर्मचारी का वेतन रक्षा विभाग को डेबिट करना होता है। निजी साइडिंग, यह साइडिंग निजी पार्टी की होती है। इस साइडिंग का निर्माण एवं अनुरक्षण निजी साइडिंग, यह साइडिंग निजी पार्टी की होती है। इस साइडिंग का निर्माण एवं अनुरक्षण रेलवे विभाग द्वारा किया जाता है। सभी खर्च पार्टी से प्राप्त किए जाते हैं। साइडिंग मालिक कई सह उपयोगकर्ताओं को अनुमति दे सकता है। साइडिंग मालिक जो है कई और सह उपयोगकर्ता माने उसे कोऑपरेटिव जो होंगे, उसके कोऑपरेटिव होंगे, उनको अपना क्या जा सकता है, उसका अनुमति दे सकता है उस पर कारोबार करने के लिए, उसमें माल गुड्स करने के लिए, बुकिंग करने के लिए, ठीक है। इसके लिए क्षेत्रीय रेलवे को कम से कम 7 कार्य दिवस पहले सूचित करना है। उसके लिए अगर वो मान लिया किसी और अपने सह पार्टनर को माल बुकिंग करने के लिए अनुमति देता है, तो उसके लिए क्या होगा, क्षेत्रीय रेलवे को कम से कम 7 दिन पहले बताना होगा, आपको सूचित करना होगा। गैर ईओएल साइडिंग मालिक को प्रत्येक 2 वर्ष के लिए एक रेलवे कर्मचारी का वेतन अग्रिम भुगतान करना होगा। 2 वर्ष के लिए एक रेलवे कर्मचारी के वेतन का अग्रिम भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए आपको, किसके लिए, गैर ईओएल साइडिंग मालिक को। सहायक साइडिंग, इस साइडिंग के सभी कार्य निजी साइडिंग के अनुसार ही होते हैं, परंतु यह साइडिंग बनाते समय रेलवे द्वारा कुछ सहायता की जाती है, इसलिए इसे सहायक साइडिंग कहते हैं। विशेष साइडिंग, यह साइडिंग रेलवे की होती है। इस साइडिंग का निर्माण एवं अनुरक्षण रेलवे विभाग द्वारा किया जाता है। इस साइडिंग से सभी व्यापारियों का माल बुक किया जा सकता है विशेष के द्वारा। अब साइडिंग की सामान्य शर्तें क्या हैं उसको पढ़ लें एक बार। साइडिंग की सूची प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा प्रकाशित की जाती है। साइडिंग किसी विशिष्ट माल की बुकिंग के लिए बनाई जाती है। साइडिंग को किराए पर नहीं दिया जा सकता था। साइडिंग मालिक कई सह उपयोगकर्ताओं को अनुमति दे सकता है। इसके लिए क्षेत्रीय रेलवे को कम से कम 7 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा। साइडिंग से को बुक होने वाले माल हेतु रेलवे प्रशासन का उत्तरदायित्व रेल अधिनियम 1989 की धारा 94 के अनुसार होगा। 1989 की धारा 94 के अनुसार होगा साइडिंग का इस्तेमाल या बुक करने वाले माल का।
शंटिंग कार्य करार के अनुसार होगा। शंटिंग कार्य करार के अनुसार होगा। भाड़े के अलावा निर्धारित दर से साइडिंग प्रभार ले जाएगा। भाड़े के अलावा निर्धारित दर से साइडिंग का चार्ज लिया जाएगा। चार्ज यदि साइडिंग को इंडिपेंडेंट बुकिंग पॉइंट घोषित किया गया है और भाड़ा सेवक स्टेशन तथा साइडिंग की दूरी को जोड़कर थ्रू डिस्टेंस के आधार पर लिया जाता है तो साइडिंग प्रभार नहीं लिया जाएगा। साइडिंग प्रभार नहीं लिया जाएगा इस कंडीशन में, जो 7 नंबर की कंडीशन है, इस कंडीशन में साइडिंग प्रभार नहीं लिया जाएगा। 8 नंबर कंडीशन, विलंब शुल्क के सामान्य नियम साइडिंग पर भी लागू होते हैं। विलंब शुल्क के सामान्य नियम क्या होते हैं? साइडिंग पर भी लागू होते हैं। यदि साइडिंग में रेल कर्मचारी नियुक्ति की जाती है तो वेतन साइडिंग मालिक के नाम पर डेबिट किया जाएगा। साइडिंग के कार्य माल गोदाम के नियमों के अनुसार किए जाते हैं। साइडिंग के कार्य माल गोदाम के नियमों अनुसार किए जाएंगे। यदि साइडिंग में रेल कर्मचारी नियुक्ति नहीं होती है तो माल का लदान या उतारान साइडिंग में होगा, परंतु रेलवे रसीद स्टेशन पर माल गोदाम में बनाई जाएगी। रेलवे रसीद स्टेशन पर माल गोदाम में बनाई जाएगी, जिस पर सेट टू कंटेन यह रिमार्क लिखा जाएगा। इसी प्रकार अन्य स्टेशन से प्राप्त वैगनों की सुपुर्दगी स्टेशन पर कर दी जाएगी। वैगन को उतारने के लिए साइडिंग में भेज दिया जाएगा। साइडिंग के लिए बुक वैगनों पर लगाए गए सिले कार्ड एवं पॉकेट लेवल पर साइडिंग के नाम के साथ सेवक स्टेशन का नाम भी लिखा जाता है। माल गोदाम, अब बात करेंगे हम माल गोदाम की। जिस कार्यालय में माल यातायात का हस्तांतरण किया जाता है ऐसे कार्यालय को माल गोदाम कहते हैं। जिस कार्यालय में माल यातायात का हस्तांतरण किया जाता है ऐसे कार्यालय को माल गोदाम कहते हैं। प्रस्थान स्टेशन, जिस स्टेशन पर यातायात बुक किया जाता है उसे प्रस्थान स्टेशन कहते हैं। गंतव्य स्टेशन, जिस स्टेशन के लिए यातायात बुक किया जाता है उसे गंतव्य स्टेशन कहते हैं। प्रेषक, प्रस्थान स्टेशन में माल बुक करने वाले व्यापारी को प्रेषक कहते हैं। प्रेषती, गंतव्य स्थान में माल पाने वाले व्यापारी को, अब सुनो ध्यान से। प्रस्थान स्टेशन, जिस स्टेशन से माल बुक किया जा रहा है उसको, जिस स्टेशन के लिए माल जा रहा है उसको कहेंगे गंतव्य स्टेशन। जिसके द्वारा बुक किया जा रहा है उसको कहेंगे माल बुक करने वाला व्यापारी, प्रेषक। और जो उसको प्राप्त कर रहा, रिसीव कर रहा है उसे कहेंगे प्रेषती। प्रेषण, एक पैकेज या पैकेजों का समूह जो एक ही रेलवे रसीद के अंतर्गत बुक किया गया हो उसे प्रेषण कहते हैं। प्रेषण का मतलब है एक पूरा गट्ठर, एक गट्ठर, इस पे हमें इतना सामान बुक करा, हमें उस पर एक ही रसीद मिली हमें, इसे कहते हैं प्रेषण। दत्त भाड़ा, जिसे प्रेषण के भाड़े का भुगतान प्रस्थान स्टेशन पर किया जाता है। प्रस्थान स्टेशन पर किया जाता है। जिस प्रेषण के भाड़े का भुगतान प्रस्थान स्टेशन पर किया जाता है उसे दत्त भाड़ा कहते हैं। माल यातायात में भाड़े का अग्रिम भुगतान अनिवार्य है। देय भाड़ा, जिस प्रेषण के भाड़े का भुगतान गंतव्य स्टेशन पर किया जाता है उसे देय भाड़ा कहते हैं। लेट पेमेंट चार्ज, माल यातायात में सामान्य माल की बुकिंग में भाड़ा निर्धारित समय में भुगतान न करने पर 5% लेट पेमेंट चार्ज दिया जाता है। कोयले की बुकिंग में भाड़ा निर्धारित समय में भुगतान न करने पर 10% लेट पेमेंट चार्ज लिया जाता है। ये बात दोनों पॉइंट याद रखें, यही पूछेगा आपसे एग्जाम में। मालगाड़ी, जिस गाड़ी से माल का वहन किया जाता है, जिस गाड़ी से माल का वहन किया जाता है, जिस गाड़ी से माल का वहन किया जाता है उसे मालगाड़ी कहते हैं। जिन गाड़ियों से कोचिंग यातायात का वहन किया जाता है उन्हें कोचिंग गाड़ियाँ कहते हैं। कोचिंग गाड़ी के प्रकार यात्री गाड़ी, साधारण गाड़ी, मेल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी, पार्सल गाड़ी, मिश्रित गाड़ी, ये सब आती हैं कोचिंग गाड़ियाँ। वैगन पर पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। पूल्ड वैगन, ऐसे वैगनों को किसी भी क्षेत्रीय रेलवे में भेजा जा सकता है। एनपी नॉन पूल्ड, ऐसे वैगनों को उसी क्षेत्रीय रेलवे में उपयोग में लाया जाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रीय रेलवे को भेजा जा सकता है, परंतु खाली होने के पश्चात मालिक रेलवे को तुरंत लौटाना चाहिए। वैगन नंबर, प्रत्येक वैगन पर वैगन नंबर छपा होता है। प्रत्येक वैगन पर मालिक रेलवे का नाम छपा होता है। स्थानीय यातायात के लिए इन वैगनों का उपयोग केवल उसी क्षेत्रीय रेल पर किया जाता है। ये सब बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है।
टीडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इन वैगनों का उपयोग केवल रेल सामग्री के परिवहन हेतु किया जाएगा। वापसी तारीख। प्रत्येक वैगन पर हिंदी तथा अंग्रेजी में वापसी तारीख लिखी होता है, अर्थात यह वैगन उसी माह की आखिरी तिथि तक उस वैगन के मालिक रेलवे के कार्यशाला में मरम्मत के लिए भेजना चाहिए। WT जलरोधक। ऐसे वैगनों में पानी से खराब होने वाले माल का लदान करना चाहिए। WT वैगनों में पानी से खराब होने वाले माल का लदान होगा। और NWT में जल रोधक। ऐसे वैगनों में पानी से खराब होने वाले माल का लदान नहीं करना चाहिए। ऐसे वैगनों में पानी से खराब होने वाले माल का लदान नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें हम सीमेंट का उपयोग नहीं कर सकते, इसमें हम सीमेंट का उपयोग कर सकते हैं। ये ढके हुए होते हैं और ये नॉन ढके हुए होते हैं, ठीक है। वैगन के प्रकार। प्रत्येक वैगन पर वैगन का प्रकार छपा होता है, जैसे बंद वैगन, कवर्ड वैगन, BCX, BCN, BCNA, BCNAHS इत्यादि। खुले वैगन, बॉक्स NHA, बोस्ट बॉक्स NHS बॉक्स इत्यादि। हॉपर वैगन, बोबिन, बोबरन। टैंक वैगन, TB, TK, BTPN, BTP, GLN। समतल वैगन, फ्लैट वैगन मतलब BPR, BRS, BFH इत्यादि। कंटेनर यातायात के लिए BLCA, BLCB, BLLA, BLLB इत्यादि। वहन क्षमता। प्रत्येक वैगन पर रेलवे अधिनियम की धारा 72 के अनुसार वैगन की वहन क्षमता टन में लिखी होती है। धारा 72 के अनुसार वैगन की वहन क्षमता टन में लिखी होती है। तल क्षेत्रफल। प्रत्येक वैगन पर वैगन का तल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में लिखा होता है। टेयर वजन। प्रत्येक वैगन पर खाली वैगन का वजन टन में लिखा होता है। कार्य का समय। जिस समय में माल गोदाम में माल का लदान तथा उतरान किया जाता है उस समय को कार्य का समय कहते हैं। कार्य का समय 6 बजे से 10 बजे तक होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इतना सा, यही कई बार हमें क्वेश्चन में पूछा जा सका है। और यातायात की मात्रा के अनुसार कार्य का समय DRM द्वारा बढ़ाया घटाया जा सकता है। विलंब शुल्क की गणना करते समय कार्य का समय ध्यान में रखा जाता है। कुछ माल गोदाम में कार्य का समय 24 घंटे होता है। व्यापार का समय। जिस समय में माल गोदाम में माल की बुकिंग स्वीकृति तथा सपुर्दगी दी जाती है उस समय को व्यापार का समय कहते हैं। व्यापार का समय 6 बजे से 22 बजे यानी 10 बजे तक होता है। यातायात की मात्रा के अनुसार व्यापार का समय DRM द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकता है। स्थान शुल्क की गणना करते समय व्यापार तथा कार्य का समय ध्यान में रखा जाता है। रोक। किसी विशिष्ट प्रकार के माल की बुकिंग तथा वहन पर केंद्र राज्य सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जाता है उस पर रोक कहते हैं। केंद्र राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। संदेश द्वारा रेल प्रशासन को सूचित किया जाता है। रेल प्रशासन द्वारा सभी संबंधित स्टेशनों को संदेश द्वारा सूचित किया जाएगा। सभी संबंधित कर्मचारियों को इसे नोट करना चाहिए। स्टेशन पर संदेश प्राप्त होने पर तिथि तथा समय लिखकर एक विशिष्ट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। व्यापारियों की जानकारी हेतु एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगाना चाहिए। रोक का पालन तुरंत करना चाहिए। जो भी रोक लगी हैं उनका पालन तुरंत किया जाएगा। रोक का पालन नहीं करने पर रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोक लगाए गए माल को बुक करने के लिए रोक लगाने वाले अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर माल की बुकिंग की जाएगी। प्रतिबंध। रेल प्रशासन द्वारा किसी विशिष्ट गंतव्य स्टेशन के लिए या विशिष्ट मार्ग से होकर जाने वाले यातायात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंध लगाने के कारण, रेल दुर्घटना होने के कारण, पुल टूट जाने के कारण, बाढ़ आने के कारण, यार्ड में ज़्यादा वैगन जमा होने के कारण, कहने का मतलब है रेल प्रशासन द्वारा जैसे मान के चलो P से A तक कोई हमें माल बुक करके ले जाना है A तक, मगर हम यहाँ पर क्या लगा देंगे कि हम भैया अभी नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहाँ रेल दुर्घटना का कारण हो सकता है। पुल टूट गया होगा कोई बीच में, इसलिए नहीं भेज सकते, प्रतिबंध लगा दिया। बाढ़ आने के कारण कहीं बीच में बाढ़ आ रखी होगी तब नहीं भेजेंगे। यार्ड में ज़्यादा वैगन जमा होंगे, यदि यहाँ यार्ड में इस वाले यार्ड में ज़्यादा वैगन हो जाएंगे, यहाँ से भेज देंगे तो फिर उतारने की जगह नहीं रहेगी, तो इसलिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है। रेल प्रशासन द्वारा प्रतिबंध की सूचना संदेश द्वारा स्टेशनों को दी जाएगी। सभी संबंधित कर्मचारियों को इसे नोट करना चाहिए। प्रतिबंध लगाए गए मार्ग से या गंतव्य स्टेशन को माल बुक नहीं किया जाएगा। स्टेशन पर संदेश प्राप्त होने पर तिथि तथा समय लिखकर एक विशिष्ट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
व्यापारियों की जानकारी हेतु एक प्रतिबंध नोटिस बोर्ड पर लगाना चाहिए। प्रतिबंध का पालन दूसरे दिन से करना चाहिए। प्रतिबंध का पालन नहीं करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। व्यस्त समय, माल यातायात में व्यस्त समय 1 अक्टूबर से 30 जून तक होगा। अव्यस्त समय, माल यातायात में अव्यस्त समय 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होगा। माल यातायात में व्यस्त समय अधिभार निम्न प्रकार से मूल भाड़े पर व्यस्त समय में लिया जाएगा। आयरन ओयर और पोल पर 15% लिया जाएगा। आयरन ओयर और पोल पर 15% लिया जाएगा। कंजशन अधिभार यह निम्न प्रकार से मूल भाड़े पर लिया जाएगा। बांग्लादेश को बुक किया गया सभी प्रकार का माल, उस पर 25%। पाकिस्तान को बुक किया गया, उस पर 20% ले जाएगा। मूल भाड़े पर ले जाएगा। अनुपूरक अधिभार मूल भाड़े पर ले जाएगा। अगला, टाइप ऑफ ट्रैफिक और सप्लीमेंट्री सरचार्ज। मिनी रेक है, अगर कोई मिनी रेक है तो उस पर ग्रेडेड 5%, 7.5% और 10% एज पर पॉलिसी के अनुसार से 5%, 7.5% और 10% ले जाएगा मिनी रेक पर। 2 पॉइंट रेक, रेक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 2 स्टेशन। 2 पॉइंट रेक, और वो जो रेक है वो ओरिजिनेट हुआ है 2 स्टेशन से, तो उसमें 5% ले जाएगा पॉलिसी के अनुसार, नीति के अनुसार। मल्टी पॉइंट रेक पर 20% ले जाएगा इन बिजी सीजन में, व्यस्त सीजन में। नॉर्मल टैरिफ रेट NTR, जब मूल भाड़े में व्यस्त समय अधिभार, कंजेशन अधिभार, अनुपूरक अधिभार मिलाया जाता है तो उसे नॉर्मल टैरिफ NTR कहते हैं। यदि यातायात पर रियायत देनी हो तो NTR पर दी जाएगी। विकास अधिभार, यह अधिभार NTR पर 5% लिया जाता है। डेवलपमेंट चार्ज NTR पर लिया जाएगा। लेट पेमेंट चार्ज NTR पर लिया जाएगा। अति लदान के लिए दंडात्मक प्रभार भी, अति लदान का मतलब ओवरलोडिंग के लिए दंडात्मक प्रभार भी NTR पर ही लिया जाएगा। NTR पर लिया जाएगा सब चीज़ें। माल यातायात, अब पढ़ेंगे माल यातायात हेतु संदर्भित पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। IRC है, बस समझते रहेंगे प्यार से। भारतीय रेलवे सम्मेलन IRCA माल दर सूची संख्या 41 भाग 1 जिल्द 1। इस किताब में माल पशुधन के वहन सुपुर्द की संबंधी सामान्य नियम दिए गए हैं। इसमें क्या होगा, 41 में पशुधन से संबंधित है ये। 49 में क्या है, 49 में जिल्द 2 है। 49 का भाग 1 है, जिल्द 2 है। माल का सामान्य वर्गीकरण है। इसमें वर्गीकरण मतलब P1 से P6 तक या S1 से S3 तक, ये सब इसमें ही है। भारतीय रेल सम्मेलन IRC माल सूची दर 49 भाग 2 माल भाड़ा दर सूची है। माल भाड़ा दर सूची है। भारतीय रेल सम्मेलन IRCA लाल दर सूची संख्या 20। इस किताब में खतरनाक एवं विस्फोटक माल के वहन के नियम तथा दरों का उल्लेख है। मिलिट्री दर सूची है 6 में दिया गया, इस किताब में मिलिट्री से संबंधित है। भारतीय रेल सम्मेलन IRCA स्टेशन वर्णमाला सूची, भारतीय वाणिज्य नियमावली जिल्द 2 माल यातायात पशुधन की बुकिंग सुपुर्दगी वहन हेतु नियम दिए गए हैं। मध्य रेल स्थानीय दूरी तालिका, इतर रेलवे की दूरी तालिकाएं, भारतीय रेल का मानचित्र, रेल क्षेत्र रेल द्वारा जारी अग्रिम दर सूचनाएं, अधिसूचनाएं, ARN, ये सब हम पढ़ेंगे आगे जानकारी लेते हैं। और अब अध्याय नंबर 2 आता है माल की बुकिंग। अग्रेषण पत्र, फॉरवर्डिंग नोट, यह एक छपा हुआ फॉर्म होता है ये जो स्टेशन मास्टर कार्यालय से माल गोदाम से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यापारी अपना माल या पशुधन बुक करना चाहता है तो अग्रेषण पत्र भरकर प्रस्तुत करना चाहिए। अग्रेषण पत्र को केंद्र सरकार द्वारा रेल अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत मान्यता दी गई है। अग्रेषण पत्र का महत्व, यह रेल प्रशासन तथा व्यापारी के बीच एक करार पत्र है। यह एक कानूनी कागजात है जो स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त है। दावा निपटाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अग्रेषण पत्र की 2 बाजू होती हैं। पहली बाजू प्रेषक द्वारा भरी जाएगी, दूसरी बाजू रेल कर्मचारी द्वारा भरी जाती है। प्रेषक द्वारा अग्रेषण पत्र पर निम्नलिखित घोषणाएं की जानी चाहिए। पैकिंग के संबंध में, माल में खराबी होने पर, मार्ग का चयन, वैगन का चयन, माल की कीमत एवं प्रतिशत प्रभार देना चाहता है या नहीं। अग्रेषण पत्र पर धारा 66 के अनुसार माल की सही घोषणा करनी चाहिए। 64 के अनुसार भरा जाएगा और 66 के अनुसार इस पर आपको
सही जानकारी देनी चाहिए। अग्रेषण पत्र के प्रकार। कॉमर्शियल 627F, कॉमर्शियल 628F। 627F जो भरा जाएगा वो सामान्य माल पशुधन बुक करते समय भरा जाएगा, और 628F खतरनाक एवं विस्फोटक माल को बुक करते समय भरा जाएगा। 624F सामान्य अग्रेषण पत्र है। किसी स्टेशन से यदि किसी व्यापारी का माल हमेशा बुक होता है तो इन व्यापारियों की सुविधा के लिए यह अग्रेषण पत्र उपलब्ध कराया गया है। ऐसे व्यापारी द्वारा यह अग्रेषण पत्र भरकर प्रस्तुत किया जाएगा। इस अग्रेषण पत्र को सीनियर DCM कार्यालय द्वारा भेजा जाएगा। सीनियर DCM द्वारा इसे मान्यता दी जाएगी तथा एक क्रमांक दिया जाएगा तथा संबंधित स्टेशन को वापस भेज दिया जाएगा। स्टेशन पर एक विशिष्ट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। जिस व्यापारी को यह सुविधा दी गई है उस व्यापारी द्वारा अपना माल बुक करते समय पार्सल पत्र, घोषणा पत्र कॉमर्शियल 629 भरकर दिया जाएगा। इस अग्रेषण पत्र की वैधता 6 माह तक होती है। कॉमर्शियल 629F पार्सल घोषणा पत्र है। जिस व्यापारी को सामान्यतः अग्रेषण पत्र की मान्यता प्रदान की गई है ऐसे व्यापारी द्वारा अपना माल बुक करते समय यह भरकर देना चाहिए। इस पर सामान्य अग्रेषण पत्र प्राप्त क्रमांक भी लिखा जाना चाहिए। कॉमर्शियल 656F सरकारी विस्फोटक माल बुक करते समय अग्रेषण पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। कॉमर्शियल 691F मिलिट्री माल बुक करते समय भरा जाएगा। T1601 रेल सामग्री बुक करते समय यह अग्रेषण पत्र भरकर प्रस्तुत किया जाएगा। इसे अग्रेषण पत्र क्रेडिट नोट या साख पत्र भी कहते हैं। वैगन पंजीकरण शुल्क IRC गुड टैरिफ नंबर 41 पार्ट 1 वॉल्यूम 1 रूल नंबर 201 स्वीकार किए गए मांग पत्र के साथ जो राशि अमानत के रूप में जमा की जाती है उसे वैगन पंजीकरण शुल्क कहते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? झूठा मांग पत्र टालने के लिए, व्यापारियों के बीच होने वाले विवाद को टालने के लिए, व्यापारियों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए। कहने का मतलब है आपने कोई बुकिंग कराई और बाद में उसको कैंसिल कर दिया, ऐसी स्थिति ना बने इसलिए ये हो गया। व्यापारियों के बीच होने वाले विवाद को टालेंगे। कहने का मतलब है अगर ये सरचार्ज न लिया जाए, एडवांस में न लिया जाए बुकिंग चार्ज, तो क्या होगा, कोई एक व्यापारी सारे वैगन बुक करके बैठ जाएगा फ्री में ही, और बाद में वो क्या करेगा, उनको दूसरे व्यापारी को बेचेगा औने पौने दामों पर। तो वहाँ पर क्या होगा, विवाद पैदा हो जाएगा व्यापारियों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए। अब यहाँ पर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी रुक जाएगी इसके द्वारा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, पहले हमसे वैगन पंजीकरण शुल्क लिया जाता है। ब्रॉड गेज में 1500 रुपये प्रति वैगन, प्रति रैक 50,000 रुपये, प्रति रैक पूरी रैक का 50,000 ले जाएगा। अगर एक एक वैगन करेंगे तो 1500 रुपये प्रति वैगन। MG में 1500 रुपये प्रति वैगन 50,000 ले जाएगा। NG में 1500 रुपये और 1500 रुपये वैगनों की संख्या के अनुसार ले जाएगा। वैगनों की संख्या कितनी है। निम्नलिखित परिस्थितियों में वैगन पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। किन परिस्थितियों में नहीं लिया जाएगा उसे देख लेते हैं। यदि प्लेटिनम, स्वर्ण तथा रजत कार्ड धारक अपनी साइडिंग से माल बुक करते हैं। अच्छा, इनके साइडिंग धारकों के कार्ड होते हैं प्लेटिनम का, स्वर्ण का, रजत। कंटेनर यातायात कॉनकोर द्वारा बुक करने पर, कंटेनर यातायात कॉनकोर द्वारा बुक करने पर नहीं लिया जाएगा। रेलवे सामग्री तथा रेलवे स्टेयर रेलवे अधिकारी द्वारा बुक करने पर कोई वैगन शुल्क नहीं लिया जाएगा। घरेलू सामान किट वैगन में रेलवे कर्मचारी के स्थानांतरण पर बुक करते समय घरेलू सामान किट अगर कोई कर्मचारी दूर स्थानांतरण हो रहा है और वो एक वैगन बुक कर रहा है तो तब भी नहीं ले जाएगा। सैनिक यातायात सैनिक क्रेडिट नोट पर बुक करते समय इस पर भी नहीं लिया जाएगा। रोड यातायात से प्रतियोगिता के कारण कुछ निश्चित यातायात को रेल प्रशासन द्वारा छूट दी जाती है। वैगन पंजीकरण शुल्क एक मुश्त जमा करना होगा। सरकारी विभाग के लिए पंजीकरण शुल्क की एक मुश्त राशि 30,000 रुपये होगी। पंजीकरण शुल्क एक मुश्त जमा करने की सुविधा ऐसे व्यापारियों को भी दी जा सकती है जिनका रेलवे से रोजाना व्यापार होता है। ऐसे व्यापारियों को वैगन की मांग करते समय बार बार वैगन पंजीकरण शुल्क जमा करने के बजाय एक मुश्त जमा करने की सुविधा दी जा सकती है। एक समय में अधिकतम पंजीकृत मांग पत्र के जमा राशि के बराबर एक मुश्त राशि जमा की जा सकती है। इसका निर्धारण रेल प्रशासन द्वारा किया जाएगा। ठीक है, एक मुश्त राशि भी जमा की जा सकती है। धन रसीद वैगन पंजीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात प्रेषक को धन रसीद जारी की जाएगी। धन रसीद की एक पुस्तक
होती है। प्रत्येक पन्ने पर नंबर छपे होते हैं। गाड़ी आ गई थोड़ी बात। एक ही नंबर के दो पन्ने होते हैं। एक ही नंबर के दो पन्ने होते हैं। एक रिकॉर्ड के लिए रख लिया जाता है, एक रसीद के लिए दे दिया जाता है। धन रसीद के अनुसार वैगन पंजीकरण शुल्क पंजीकरण में दर्ज किया जाता है। वैगन पंजीकरण शुल्क जब्त करने की परिस्थितियाँ। वैगन पंजीकरण शुल्क जब्त करने की परिस्थितियाँ, क्या क्या परिस्थितियाँ हो जाएगी जब जब्त किया जाएगा? वैगन की पूर्ति करने के बाद मांग रद्द करने पर। अगर आपने वैगन बुक किया फिर उसके बाद आप उसको रद्द कर रहे हो तो वो वहाँ पर आपका पंजीकरण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। नियमानुसार भाड़े का भुगतान नहीं करने पर, आपने भाड़े का भुगतान नहीं किया नियम के अनुसार, वो भी जब्त कर लिया जाएगा। पंजीकरण की तिथि से 10 दिन के अंदर मांग रद्द करने पर, पंजीकरण आपने 1 तारीख को करा, 10 दिन में पहले यानी 9 तारीख को आपने रद्द कर दिया, तब भी आपका जब्त कर लिया जाएगा। वैगन की पूर्ति करने के बाद निर्धारित समय छूट में लदान शुरू नहीं करने पर, यदि पार्टी द्वारा समय छूट के बाद माल का लदान करने के लिए आवेदन दिया जाता है तो परंतु लदान शुरू नहीं होता, तब भी आपका वैगन शुल्क जमा कर लिया जाएगा, वो जब्त कर लिया जाएगा। वैगन पंजीकरण शुल्क वापसी की परिस्थितियाँ। वापसी की परिस्थिति, क्या क्या परिस्थिति वापसी करने की? मांग पत्र के अनुसार वैगन की पूर्ति, लदान तथा बुकिंग किए जाने पर। मांग पत्र के अनुसार वैगन की पूर्ति, लदान और बुकिंग किए जाने पर आपका जो है वैगन पंजीकरण शुल्क वापसी हो जाएगा। पंजीकरण की तिथि से 10 दिन के अंदर वैगन की पूर्ति नहीं करने पर, मांग रद्द करने पर, आपने पंजीकरण कराया 10 दिन के अंदर अंदर आपको वैगन नहीं मिले वैगन की, तो आप मांग रद्द कर दो, तब भी आपको पूरा मिल जाएगा। पंजीकरण की तिथि से 10 दिन तक वैगन की पूर्ति करने के संबंध में कोई आदेश संदेश प्राप्त नहीं होने पर, मांग रद्द करने पर आपको पूरा मिल जाएगा। प्रतिबंध रोक लगने के कारण, रोक प्रतिबंध अवधि तक समाप्त होने से पहले मांग रद्द करने पर। हाँ जी ठीक है। पार्टी यानी जो भी रेलवे के द्वारा कोई कमी हो रही है तब तो आपको पूरा का पूरा शुल्क वापस मिल जाएगा। नोट याद रखें, नोट में क्या लिखेंगे? भुगतान करने पर धन वापसी सीसीएम कार्यालय से प्राप्त की जाएगी। सीसीएम कार्यालय से प्राप्त की जाएगी। धन रसीद खो जाने पर, फट जाने पर क्षतिपूर्ति पत्र के आधार पर धन वापसी दी जाएगी। आइडेंटिटी पत्र भरा जाएगा, उसके द्वारा ली जाएगी। पंजीकरण शुल्क को भाड़े में समायोजित किया जा सकता है। रेल रसीद की वैधता जारी करने की तिथि से 3 वर्ष तक होती है। रसीद की जो वैधता है वो जारी तिथि से 3 साल तक होती है। ERD वैगनों की मांग का इलेक्ट्रॉनिकली पंजीकरण है। ERD इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ डिमांड फॉर वैगन्स। उद्देश्य फोइसिस पोर्टल पर रेल ग्राहक को वैगनों के मांग के पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा देना। ऑनलाइन सुविधा है अब तो। वैगनों के मांग के पंजीकरण प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाना। ERD सुविधा के लिए ग्राहक द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया, पंजीकरण की प्रक्रिया होगी। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिमांड रजिस्ट्रेशन ERD सुविधा लाभ उठाने के लिए इच्छुक ग्राहकों को संबंधित दस्तावेजों के स्व सत्यापित प्रतियों को अपलोड करके FOIS वेबसाइट पर ई डिमांड मॉडल पर खुद को प्री रजिस्टर करना होगा। पूर्व पंजीकरण के दौरान ग्राहक को यह बताने के लिए भी कहा जाएगा कि किस मंडल से पंजीकरण चाहता है, और यदि उनके द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो सिस्टम पूर्व पंजीकरण डेटा भरते समय कैप्चर किए गए पिन कोड नंबर के निकटतम मंडल या चयनित मंडल के सीनियर DCM को सभी दस्तावेज उपलब्ध करा देगा। चयनित सीनियर, ये सब बातें जो हैं पंजीकरण को करने के लिए हैं, आगे बात करेंगे। अब ये आप पढ़ लीजिएगा। पार्टी को WRF जमा करना होगा। WRF के सभी नियम लागू होंगे। मांग TMS में प्राथमिकता रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। तत्पश्चात ई ट्रांजैक्शन कन्फर्मेशन संदेश पार्टी को भेज दिया जाएगा। मांग रजिस्टर होने के पश्चात पार्टी को ईमेल द्वारा PDF डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा। ये सब जब आपकी हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अब अगला चैप्टर है PTO, अधिमान्य यातायात आदेश। वो वाला PTO नहीं जो आपको 4 मिलते हैं, ये अधिमान्य है। अधिमान्य यातायात आदेश है, ये यातायात वाला है। रेल अधिनियम धारा 70, इस धारा के अनुसार किसी भी माल की बुकिंग तथा वाहन में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। पहले आया पहले पाया के सिद्धांत पर माल की बुकिंग पर वहन किया जाएगा। रेल अधिनियम 71, इस धारा के अनुसार देश हित में, जनता के हित में या औद्योगिक विकास के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के माल की बुकिंग तथा वहन में प्राथमिकता देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा
रेल प्रशासन को समय समय पर आदेश दिए जाते हैं, जिसे अधिमान्य यातायात आदेश कहते हैं। कुछ इसमें पहले धारा 70 में था पहले आओ पहले पाओ, मगर धारा 71 में क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी, जैसे जनता के हित में, औद्योगिक विकास के लिए, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लो युद्ध हो लगा, युद्ध में जो चीज़ें सबसे पहले जरूरी है वो पहले भेजी जाएंगी। इसमें सब पढ़ेंगे हम डिटेल से। अधिमान्य यातायात आदेशों को केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, रेल प्रशासन को सूचित किया जाता है। रेल प्रशासन द्वारा इसे एक पुस्तिका के रूप में स्टेशनों को वितरित किया जाता है। पीटीओ की वैधता 1 वर्ष तक होती है। पीटीओ की वैधता 1 वर्ष तक होती है। प्राथमिकता देते समय मार्ग निश्चित किया जाता है तथा इस मार्ग से ही माल का वहन किया जाएगा। प्राथमिकता को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया गया है। प्राथमिकता ए। प्राथमिकता ए में क्या है कि मील रेल द्वारा प्रायोजित तथा रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित सैनिक यातायात, पहले सबसे पहले प्रायोरिटी सैनिक यातायात की है। प्राथमिकता बी सहायता सामग्री। सहायता सामग्री नंबर 2 है सहायता सामग्री, पहले मिलिट्री की है, फिर सहायता सामग्री है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधिकारी उप सचिव स्तर तक के ऊपर द्वारा केंद्र राज्य सरकार द्वारा नामांकित गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रायोजित सहायता सामग्री जो रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित सभी खाद्यान्न कोटा ट्रैफिक को छोड़कर लेवी शुगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए एफसीआई द्वारा प्रायोजित केंद्र सरकार की एजेंसी द्वारा प्रायोजित अन्य वस्तु जो रेलवे बोर्ड द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित है, ये सब प्राथमिकता बी में आ जाएगी। कहने मतलब है जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना चलती है हमारे यहाँ राशन की, उसका राशन पहले भेजा जाएगा। उससे पहले क्या होगा, और सारी जो भी खाद्य सामग्रियाँ हैं वो पहले भेजी जाएंगी। प्राथमिकता सी है कोयला यातायात। मान लीजिए कोई आपातकालीन आ रहा हमारे देश में, सबसे पहले तो देश की सुरक्षा का माल भेजा जाएगा, उसके बाद खाद्यान्न पूर्ति की जाएगी, उसके बाद फिर बिजली यानी कि एनर्जी के लिए कोयला सबसे ज़रूरी है। वस्तु का नाम सभी प्रकार के कोल और कोक पीट कोक को छोड़कर प्रायोजित करने वाले अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला कंपनी और उनके सह उपयोगकर्ता, स्वीकार करने वाले अधिकारी ईआर ईसीआर एसईआर एसईसीआर तथा ईसीओआर के ईडीआरएम तथा उनकी अनुपस्थिति में निजी कोयला कंपनियां, वासरी संचालक, वासरी साइडिंग के सहयोगकर्ता, निदेशक, संयुक्त निदेशक संचालककर्ता कोलकाता से संबंधित है ये सब। अगला आयातित कोयले हेतु कंसाइनर या उनके प्रतिनिधि अन्य क्षेत्र रेलवे के लिए संबंधित रेलवे के कॉमर्शियल और सीएफटीएम। रेल सह समुद्र सह रेल मार्ग से वहन होने वाले स्वदेशी कोयले हेतु उपभोक्ता या उनके प्रतिनिधियों बंदरगाह से आवागमन के अंतिम चरण के लिए ये सब चीज़ें हमें उसमें प्राथमिकता में है। कौन सी में, सी में। अब टिप्पणी। प्रायोजन रेलवे नियमों और विनियमों के अधीन होना चाहिए, जिसमें आयातित कोयले के लिए लॉजिस्टिक योजनाएं भी शामिल हैं। समय समय पर रेल प्रशासन द्वारा उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों के लिए संचालन के लिए परस्पर प्राथमिकता को निर्धारित किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार समय समय पर इसमें बदलाव किया जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र में स्थित WCL के साइडिंग से कोयले के परिवहन के कार्यक्रम को कॉमर्शियल CFTM द्वारा मध्य रेल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। लौह अयस्क यातायात 3B, वो 3A था, 3B है, ये है 3B हमारी क्या है प्राथमिकता। लौह अयस्क यातायात स्टील, पिग आयरन, स्पंज आयरन, प्लेट सिंटर कारखाने के मालिक को निम्नलिखित प्राथमिकता और प्राथमिकता वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यातायात के प्रकार। जब ग्राहक के पास लोडिंग और अनलोडिंग दोनों छोर पर अपनी निजी साइडिंग हो तो प्राथमिकता C और उप प्राथमिकता वर्ग C+। जब ग्राहक के पास लोडिंग अनलोडिंग एंड पर अपनी निजी साइडिंग हो तो C और C+ का मतलब है ये B वाली है, ठीक है, और ये A वाली है। जब ग्राहक के पास लोडिंग और अनलोडिंग दोनों छोर पर अपनी निजी साइडिंग नहीं है, जब अपनी निजी साइडिंग नहीं है तो ये हो जाएगा C, और ये C से भी नीचे चली जाएगी। फिर प्राथमिकता C+ को C पर वरीयता मिलेगी, जिसे C- पर वरीयता मिलेगी। निजी साइडिंग के सह उपयोगकर्ता को इस तरह के टर्मिनल के मालिक के रूप में नहीं माना जा सकता और निजी साइडिंग के मालिक की तरह वरीयता ही प्राप्त कर सकता। PFT मालिक को उच्च प्राथमिकता C पर लाभ नहीं मिलेगा।
अब आ जाते हैं 3C। कोल, कोक तथा लोहा, इसके अतिरिक्त अन्य प्रायोजित यातायात वस्तुएं, खाने का नमक, गैर रिफाइंड कॉमन साल्ट, अनुमोदित आयोडाइज प्लांट हेतु। ये आएगा आपका 3C में। प्रायोजित करने वाला अधिकारी नमक आयुक्त और स्वीकार करने वाले क्षेत्र रेल। उर्वरक, संबंधित निर्माता, आयातक और उर्वरक क्षेत्र रेल इसका हो जाएगा। करने वाला अधिकारी POL, ऑयल कंपनी और रेलवे बोर्ड इसका हो जाएगा। करने वाला अधिकारी किसी अन्य पदार्थ या यातायात को संचालन प्राथमिकता हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजना चाहिए। प्राथमिकता D, अन्य सभी यातायात जो प्राथमिकता A और C में शामिल नहीं है। जो भी A से लेकर C तक शामिल में नहीं है वो सब D में आ जाएंगे। हमने प्राथमिकता पढ़ ली, अब सामान्य आदेश पढ़ लेते हैं। ब्लॉक रैक को फुटकर यातायात की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। एक ही प्राथमिकता में आने वाले यातायात को अन्य यातायात की तुलना में प्राथमिकता में निम्नलिखित वरीयता दी जाएगी। अगर सबकी एक ही प्राथमिकता है तो कैसे वरीयता दी जाएगी सुनेंगे जरा। करार के अधीन आने वाले यातायात तथा किसी भारतीय रेल की विशेष योजना के अंतर्गत निश्चित पूर्ति किया गया यातायात, जैसे WIS, FFS, TIALS इत्यादि, या भारतीय रेल द्वारा अनुबंधित कोई यातायात 24 घंटे कार्यरत माल गोदाम साइडिंग से बुक रेक यातायात। पूर्ण रैक हस्तांतरण साइडिंग जहां यांत्रिक लदान पद्धति हो से बुक रैक यातायात। 600 किलोमीटर से अधिक दूरी के यातायात के लिए उसी वर्ग दर में प्राथमिकता। एक स्थान से ब्लॉक रैक को एक स्थान से 2 या अधिक स्थानों तक बुक की या मिनी रैक की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता की श्रेणी को ध्यान में नहीं रखते हुए सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शनिवार रैक पूर्ति हेतु पंजीकरण की तारीख के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। प्राथमिकता की श्रेणी को ध्यान में नहीं रखते हुए सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार प्रीमियर इंडेंट स्कीम के अंतर्गत आने वाले यातायात को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। किसी विशेष आदेश के अंतर्गत रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय क्षेत्र रेलवे द्वारा आदेशित यातायात को प्राथमिकता दी जाएगी। पंजीकृत मांग में परिवर्तन, पंजीकृत माल के नाम में परिवर्तन। पंजीकृत किए गए वैगन मांग के पत्र में माल के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु इसके लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। मांग में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कराना तो क्या चाहिए, प्राथमिकता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। उस माल पर रोक नहीं होना चाहिए। मंडल वाणिज्य प्रबंधक की अनुमति अनिवार्य है। प्रेषित गंतव्य स्टेशन के नाम में परिवर्तन कैसे होगा, केवल अति लाभदायी माल के लिए लागू। पंजीकरण की तिथि से 10 दिन तक वैगन की पूर्ति नहीं की जाने पर परिवर्तन की अनुमति केवल एक बार दी जाएगी। वैगन की आपूर्ति से पहले उन लोडिंग पॉइंट एवं गंतव्य स्टेशन के नाम में परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है जहां केवल एक ही पार्टी की ऑटोमोबाइल ट्रैफिक हो। वैगन की पूर्ति, वैगन मांग पत्र पंजीकरण के आधार पर स्टॉक रिपोर्ट तैयार की जाएगा। कितने वैगनों की आवश्यकता है यह स्टॉक रिपोर्ट में लिखा जाएगा। इसकी जानकारी खंड नियंत्रक को फ़ोन पर दी जाएगी। स्टॉक रिपोर्ट की प्रति नामांकित गाड़ी से मुख्य नियंत्रक के कार्यालय को भेज दी जाएगी। मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में सभी स्टेशनों से स्टॉक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात एक संगठित स्टॉक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें निम्नलिखित बातें ध्यान दी जाती हैं। अधिमान्य यातायात आदेश PTO, धारा 70 में आता है PTO। और 71 में क्या है 71 में प्राथमिकताएं, रोक तथा प्रतिबंध, पंजीकरण की तिथि, संगठित स्टॉक रिपोर्ट बनने के पश्चात वैगनों की पूर्ति करने के आदेश दिए जाते हैं। वैगनों का आवंटन करते समय स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित को ध्यान में रखना चाहिए। अधिमान्य यातायात आदेश PTO को ध्यान में रखना चाहिए, PTO ध्यान में रखा जाएगा। रोक तथा प्रतिबंध को ध्यान में रखा जाएगा। पंजीकरण की तिथि ध्यान में रखी जाएगी। वैगन की वापसी तारीख, मांग के अनुसार खुली या बंद वैगन, जल रोधक या अजल रोधक, WT और नॉन WT। माल की स्वीकृति परीक्षण, उचित अग्रेषण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। अग्रेषण पत्र पर माल के सही नाम की घोषणा की गई है या नहीं यह देखना चाहिए। गंतव्य स्टेशन उस माल यातायात के लिए खुला है या नहीं यह देखना चाहिए। उस माल की बुकिंग तथा वहन पर केंद्र राज्य सरकार द्वारा रोक तो नहीं लगाई गई है यह देखना चाहिए। ये सब चीज़ें देखी जाएंगी माल की स्वीकृति करते समय। माल की उचित पैकिंग होनी चाहिए। माल की उचित पैकिंग देखी जाएगी। माल को स्वीकार करते समय
माल पहले से ख़राब तो नहीं है, माल का वजन देखना चाहिए, अग्रेषण पत्र में दिए गए विवरण से मिलान करना चाहिए। माल की गलत घोषणा, IRCA गुड टैरिफ नंबर 41 पार्ट 1 वॉल्यूम 1 रूल नंबर 126 रेल अधिनियम धारा 66 64 में क्या है, अग्रेषण पत्र है। ठीक है, धारा 66 इस धारा के अनुसार माल बुक करते समय प्रेषक द्वारा अग्रेषण पत्र पर माल के सही नाम की घोषणा करनी चाहिए, जिससे सही वर्ग दर से भाड़ा लिया जा सके। यदि माल के सही नाम की घोषणा करने में प्रेषक असमर्थ है तो ऐसे माल को अवर्गीकृत माल माना जाएगा तथा वैगन के प्रकार के अनुसार भाड़ा लिया जाएगा। माल की गलत घोषणा करने के उद्देश्य से कम दर का लाभ उठाने के लिए रोक लगाए गए माल को बुक करने के लिए। माल की गलत घोषणा करने से रेलवे की आय में कमी होती है तथा रोक लगाया गया माल बुक हो सकता है। इसलिए प्रस्थान और गंतव्य स्टेशन पर नियमित रूप से माल की जांच की जानी चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, CCTC बनने से पहले। रेल अधिनियम की धारा 163 इस धारा के अनुसार रोक लगाए गए माल को बुक करने पर या बार बार माल की गलत घोषणा करने पर 500 रुपये प्रति कुंटल या भाग के लिए इस दर से दंडित किया जा सकता है। रेल अधिनियम धारा 102A इस धारा के अनुसार गलत घोषणा किए गए माल को परिवहन में होने वाले नुकसान के लिए रेल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगी। माल की गलत घोषणा करने पर लिया जाने वाला दंडात्मक प्रभार, यदि गंतव्य स्टेशन में गलत घोषणा किया हुआ माल पाया जाता है जिस कारण कम दर पर प्रभावित किया गया है तो लागू दर का 4 गुना दर से इनवॉइस में बताए गए मार्ग से दंडात्मक प्रभार लिया जाएगा। यदि एक प्रेषण के अंतर्गत पैकेज अलग अलग दर से प्रभावित किए गए हैं और गलत घोषणा के कारण पैकेजों को एक समूह दर पर प्रभावित किया गया है तो पैकेजों के उस समूह पर लागू दर का 4 गुना लिया जाएगा दंड के रूप में। यदि कंटेनर में निर्धारण किए गए माल की घोषणा की गई है, गलत माल की घोषणा की गई है जिसके कारण कम दर से प्रभावित किया गया है तो लागू कर्षण दर का 4 गुना लिया जाएगा। 4 ही गुना है सब में गलत माल का। दंडात्मक प्रभार लिए गए भाड़े के अलावा होगा। दंडात्मक प्रभार जो भाड़े के अलावा होगा, यदि नियम क्रमांक 3 और 4 दोनों लागू होते हैं तो केवल नियम 4 क्रमांक के अनुसार दंडात्मक प्रभार लिया जाएगा। 3 और 4 लागू होते हैं तो 4 वाला ही लिया जाएगा। ठीक है, पैकिंग लेवलिंग मार्किंग। अब अध्याय अगला है पैकिंग लेवलिंग मार्किंग वाला। पैकिंग उद्देश्य माल को मिश्रित होने से बचाना। पैकिंग अलग अलग पैकिंग से ही होगा, मिश्रित माल मिश्रित नहीं होगा। परिवहन में होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है आसानी से हस्तांतरण करने में और पैकेजों पर मार्किंग करने के लिए। रेल अधिनियम की धारा 98 इस धारा के अनुसार माल की उचित पैकिंग होनी चाहिए। पैकिंग में खराबी या कमी होने पर अग्रेषण पत्र पर रिमार्क प्राप्त करना चाहिए। यही रिमार्क रेलवे रसीद पर भी लिखना चाहिए। अग्रेषण पत्र और रेलवे रसीद दोनों पर रिमार्क प्राप्त किया जाएगा। रेल कर्मचारी की लापरवाही गलती के कारण होने वाले नुकसान के लिए रेल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। पैकिंग शर्त को सामान्य वर्गीकरण की किताब में दर्शाया गया है। विशिष्ट पैकिंग शर्तों को P से निर्देशित किया गया है। विशिष्ट पैकिंग शर्त 6 प्रकार की। माल के सुरक्षित वहन करने के लिए विशेष पैकिंग शर्त तय की गई है। विशेष पैकिंग शर्त सामान्यतः वर्गीकरण किताब में S से निर्देशित किया गया है। विशेष पैकिंग शर्तें 3 प्रकार की होती हैं। रेलवे द्वारा माल बुकिंग तथा वहन के लिए स्वीकार करते समय रेल कर्मचारियों को पैकिंग शर्त की जांच करनी चाहिए। पैकिंग शर्त की पूर्ति नहीं करने पर माल का नुकसान हो सकता है। माल स्वीकार करते समय यदि पैकिंग में कोई खराबी हो तो उसके संबंध में अग्रेषण पत्र पर रिमार्क लेना चाहिए। वही रिमार्क रेलवे रसीद पर भी लिखना चाहिए। पैकिंग शर्तों को 3 भागों में बांटा गया है। सामान्य पैकिंग शर्तें। दी गई पैकिंग शर्तें न्यूनतम शर्तें वांछित हैं। अच्छी पैकिंग होने पर माल को स्वीकार किया जाएगा। पैकिंग के लिए उपयोग में लाई गई सामग्री जैसे बग, केस, कार्टन, टीम, ड्रम इत्यादि अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। खतरनाक माल के लिए लाल दर सूची में दी गई पैकिंग शर्तों का पालन करना चाहिए। विशिष्ट पैकिंग शर्तें। P1 बोरों वाले प्रेषण के लिए जैसे सीमेंट, रासायनिक खाद, अनाज, दालें, आटा, किराना इत्यादि। यह गनी बैग, पेपर बैग, मोटा पॉलीथीन बैग, सिंथेटिक बैग में अच्छी तरह पैक होना चाहिए। P1 में क्या है, जितने भी बोरे वाले वो हैं, अनाज हो गए, दाल होगी, सीमेंट होगी, रासायनिक खाद हो गए, सब जो है अच्छी पैकिंग होनी चाहिए बोरों में या पॉलीथीन बैग में, पेपर बैग में। P2 खुले थोक प्रेषण के लिए कोयला, कोक, जिप्सम, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, पिग आयरन जो खुले उसमें जा सकते हैं, बांस, कोयला, चार आदि। P3 में क्या है, कपास,
अन्य वस्त्र, हैंडलूम उत्पाद गठन या बॉक्स में सुरक्षित रूप से पैक होना चाहिए। P4 में साबुन, मशीनरी तो मशीनरी टूल्स, बिजली उपकरण, दूध उत्पाद इत्यादि, प्लाईवुड, लकड़ी, केस, कार्ड बोर्ड बॉक्स, कार्टन बास्केट में पैक होना चाहिए। P5 में तरल पदार्थ जैसे खाने का तेल, बिटुमिन इत्यादि लीक प्रूफ टीन में या कंटेनर पैक होना चाहिए। P6 में मोटर वाहनों के लिए, वाहनों में तेल अथवा गैस नहीं होना चाहिए। अलग होने वाले पुर्जों को अलग से पैक करना चाहिए। ये आपका क्या होगा, P1 से P6 तक हमने बता दिया। विशेष पैकिंग शर्तें S1 से S3 तक हैं। स्क्रैप धातु के लिए बुकिंग के समय विस्फोटक राहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनाज और दालों के लिए वैगन के प्रत्येक दरवाजे पर डनेज करने के अवशेष भूसा के 3 बोरे लगाना चाहिए। खाने के नमक के लिए अग्रेषण पथ पर औद्योगिक उपयोग के लिए नहीं है, ऐसी घोषणा करनी चाहिए। ठीक है। लेबलिंग, वैगन या पैकेज में भरे हुए माल का पता लगाने के लिए लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। माल को सही गंतव्य स्टेशन पहुंचाने के लिए लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। लेबल के प्रकार, सूचनांकित लेबल, इस लेवल पर सूचना द्वारा माल के हस्तांतरण के संबंध में निर्देश दिए जाते हैं। चित्रांकित लेबल, इस लेवल पर चित्र द्वारा पैकेज वैगन के हस्तांतरण के संबंध में निर्देश दिए जाते हैं। चिपकाने वाले लेबल, इस लेवल पर वैगन के बुकिंग का विवरण लिखकर वैगन के दरवाजे पर अंदर से चिपकाया जाता है। गंतव्य स्टेशन में माल का उतरान करने के बाद इस लेवल को हटा दिया जाता है। पॉकेट लेवल, प्रत्येक वैगन के लिए 4 पॉकेट लेवल बनाए जाते हैं, जिसमें 2 वैगन के दोनों तरफ बाहर से बने पॉकेट में रखे जाते हैं। शेष 2 पॉकेट लेवल के अंदर की तरफ बनाए गए पॉकेट में रखे जाते हैं। सील कार्ड, बंद वैगन के प्रत्येक दरवाजे पर सील कार्ड बांधे जाते हैं, जिस पर सील किया जाता है। इस सील कार्ड और पॉकेट लेवल पर बुकिंग की पूर्ण जानकारी लिखी होती है। पॉकेट लेवल पर सील कार्ड के प्रकार, सामान्य माल के लिए, खतरनाक माल के लिए, नाशवान माल के लिए, कोयले के लिए, क्रेन प्रेषण के लिए, मार्ग में तुलाई, चौकी पर तोलने के लिए। ब्राडमा लेवल। मार्किंग, उद्देश्य क्या है मार्किंग का? माल पैकेजिंग को सही गंतव्य स्टेशन से पहुंचाने के लिए, पैकेजों को सही प्रेषण के साथ जोड़ने के लिए, पैकेजों की अदला बदली होने से रोकने के लिए, सही रेलवे रसीद के साथ जोड़ने के लिए। मार्किंग के प्रकार, निजी मार्किंग, रेलवे मार्किंग। निजी मार्किंग, प्रेषक द्वारा यह मार्किंग की जाती है जिसमें प्रेषक और प्रेषित का नाम और पता, प्रस्थान तथा गंतव्य स्टेशन का नाम, ट्रेडमार्क, पैकेज की संख्या आदि होना चाहिए। रेलवे मार्किंग, रेल कर्मचारी द्वारा पैकेज पर की जाती है, यानी निम्न प्रकार से की जानी चाहिए। प्रस्थान, स्टेशन का नाम कोड में, रेलवे रसीद का पूर्ण नंबर, पैकेज की संख्या, गंतव्य स्टेशन का पूरा नाम और क्षेत्र, रेल मार्ग, वाया, बुकिंग की तारीख, सब ये सब होनी चाहिए इस पर। फुटकर प्रेषण में सभी पैकेजों में मार्किंग की जाती है। वैगन भार प्रेषण में छोटे स्टेशनों पर 20%, बड़े स्टेशनों में 10% पैकेजों पर मार्किंग करना चाहिए। मार्किंग किए गए पैकेज दरवाजे के पास रखने चाहिए। मार्किंग करते समय पुरानी मार्किंग मिटा देनी चाहिए। यदि पैकेजों पर मार्किंग नहीं की जा सकती तो लेवल का उपयोग करना चाहिए। पैकिंग लेवलिंग मार्किंग का महत्व, महत्व क्या है? ये तोलने के लिए और ये सब चीज़ों में काम आ सकती है। ये सब हमारा महत्व हो जाएगा आगे। ये तो है। इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज, इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज का क्या उद्देश्य है? अधिक लदान को रोकना, रेलवे की आय में होने वाले लीकेज को रोकना, पारदर्शिता बढ़ाना, परिवहन में विलंब को कम करना, वॉइस से लिंक करके भाड़े की गणना में अधिकतम शुद्धता लाना, परिवहन में सुरक्षा निश्चित करना। ये सब हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वे इन मोशन वे ब्रिज की खासियत है। सभी लदान करने वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज लगाने की व्यवस्था की जाएगी। भविष्य में मार्ग में तुलाई चौकी नहीं होगी। पुराने मैकेनिकल वे ब्रिज ना लगाते हुए अब इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज लगाए जाएंगे। सभी निजी साइडिंग एवं पीएफटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज लगाना अनिवार्य होगा। सभी इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज FOIS के साथ लिंक होंगे। बिना वजन किए गए माल यातायात की बुकिंग नहीं की जाएगी। नए इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज की क्षमता 120 टन होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज का रखरखाव मैकेनिकल विभाग द्वारा किया जाएगा। निजी साइडिंग में लगे इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज को सत्यापित करने तथा उसका रखरखाव करने की जिम्मेदारी साइडिंग मालिक की होगी। पार्टी को संबंधित राज्य सरकार के नापतोल विभाग से वे ब्रिज के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
वे ब्रिज का सावधिक निरीक्षण रेलवे के परिचालन, मैकेनिकल, सिविल तथा वित्त विभाग के नामित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तुलाई में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। निजी इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन में ब्रिज पर कर्मचारियों की नियुक्ति पार्टी करनी होगी, जिसके लिए कोई धनवापसी या छूट रेल प्रशासन नहीं देगा। प्राइवेट साइडिंग में इन मोशन में ब्रिज की पार्टी की जमीन पर ही लगाए जाएंगे। कुछ असामान्य परिस्थितियों में सीओएम की सहमति से महाप्रबंधक द्वारा मंजूरी मिलने पर रेलवे की जमीन पर लगाए पर प्राइवेट साइडिंग इन मोशन में ब्रिज पार्टी की लागत एवं रखरखाव जिम्मेदारी पर लगाए जा सकते हैं। कुछ नामित स्टील प्लांट की साइडिंग या कोल साइडिंग को इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन में ब्रिज लगाने से छूट दी गई है। रेलवे यातायात के लिए मार्ग निश्चित करना। माल यातायात की IRC गुड टैरिफ 41 P1 V1 रोल नंबर 125। माल को परिचालन की दृष्टि से सुगम मार्ग से भेजा जाएगा तो नज़दीक के रास्ते से भाड़ा लिया जाएगा। नज़दीक के रास्ते की दूरी क्षेत्रीय रेल द्वारा जारी दूरी तालिकाओं के आधार पर निकाली जाएगी। आमान परिवर्तन होने पर प्रत्येक आमान परिवर्तन के लिए 200 किलोमीटर जोड़ा जाएगा। अगर प्रेषक नज़दीक के रास्ते के अलावा अन्य किसी मार्ग से माल बुक करना चाहता है तो उसे अग्रेषण पत्र पर लिखकर देना होगा। रेल अधिनियम की धारा 71(1)B के अनुसार केंद्र सरकार किसी विशिष्ट रास्ते को नज़दीक के रास्ते के अलावा माल को वहन करने के लिए युक्तिकरण योजना के अंतर्गत निश्चित कर सकती है। नामित रास्ते के नज़दीक से रास्ते से लिया जाएगा। माल यातायात के दर IRCA गुड टैरिफ नंबर 41 पार्ट 1 वॉल्यूम 1 रूल नंबर 176 IRCM पार्ट 2 पैरा नंबर 437 माल यातायात में निम्नलिखित दर लागू होते हैं। वर्ग दर, एक मुश्त दर, वैगन प्रति किलोमीटर दर, स्टेशन से स्टेशन दर STS। दोस्तों अब हम कुछ जो टॉपिक रह गए हैं वो अगली वीडियो में कंसल्ट करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे पार्ट 2 के लिए तो हम नहीं बनाएंगे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।